वेलकम टू वुल्फ आउट ट्रेडर्स। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी Q1 रिजल्ट फोकस सीरीज और आज का फोकस एक ऐसी कंपनी पर है जो अपने सेक्टर में एक मैसिव ट्रांजिशन से गुजर रही है, जो है टोरेंट पावर लिमिटेड NSE, TONT-POR। राइट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल केस स्टडी है आज हमारे पास सभी लोगों के लिए। Before we begin, please listen carefully. This presentation is for educational purposes only and does not constitute financial advice. Equity investments are subject to market risks. Please consult a CB-registered investment advisor before taking any positions. Slide 2. Top 3 expectations for the upcoming Q1 FY27 print. तो मार्केट एक्चुअली ढूंढ क्या रहा है? पहला पॉइंट तो काफी लॉजिकल लगता है, सर्जिंग समर रियलाइजेशंस। बिल्कुल, देखिए इंडिया में गर्मियों में पावर डिमांड हमेशा पीक पर होती है, तो हाई वॉल्यूम ग्रोथ आना तो एक्सपेक्टेड ही है। ये इनका पहला पिलर है। राइट, और बाकी दो पिलर्स क्या हैं? दूसरा पिलर है मार्जिन रेजिलियंस। अगर आपको याद हो तो Q4 FY26 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी OPM 18% था। ओके। अब चैलेंज ये है कि ग्लोबल नेचुरल गैस प्राइसेस काफी हाई है, तो मार्केट देखना चाहता है कि क्या ये 18% का मार्जिन Q1 FY27 में सस्टेन हो पाएगा या नहीं। ओह वाओ, गैस प्राइसेस डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर है। और तीसरा पॉइंट? तीसरी एक्सपेक्टेशन है केपेक्स अपडेट्स। कंपनी 30,000 करोड़ रुपए कमिट कर चुकी है थर्मल और पम्प्ड स्टोरेज के लिए। एनालिस्ट कम्युनिटी को इनकी एग्जैक्ट टाइमलाइन चाहिए। वेट, यहाँ एक मैक्रो वॉच पॉइंट भी तो है। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन 4.38% पे चल रहा है और RBI ने रेपो रेट 5.25% पे होल्ड किया हुआ है। हाँ, ये बहुत बड़ी राहत है उनके लिए। मतलब अगर इनको 30,000 करोड़ रेज करने हैं तो रेपो रेट का 5.25% पर स्टेबल रहना उनके बोरिंग कॉस्ट के लिए बहुत जरूरी है ना? आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया। जब आप इतना हैवी कैपिटल बोरो करते हैं तो इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी बहुत मदद करती है, लेकिन वही ग्लोबल गैस और क्रूड प्राइसेस एक स्ट्रॉन्ग हेडविंड बनकर खड़े हैं। सही कहा। तो इस बिजनेस मॉडल को समझने के लिए स्लाइड 3 पर आते हैं, मैपिंग द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू इंजन। मैं इसको एक ड्यूल इंजन कार की तरह देखता हूँ। ये एनालॉजी काफी अच्छी है। एक इंजन बनाता है और दूसरा बेचता है। एग्जैक्टली। तो जनरेशन इंजन में एक्चुअली क्या चल रहा है? जनरेशन में इनकी टोटल कैपेसिटी 5094 मेगावाट है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 2730 मेगावाट गैस बेस्ड प्लांट्स का है, फिर 2002 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है और 362 मेगावाट कोल बेस्ड है। अच्छा, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन इंजन कैसे ऑपरेट करता है? जो भी पावर बनती है वो इनके लाइसेंस्ड और फ्रेंचाइज नेटवर्क्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये नेटवर्क्स प्राइमरी रेवेन्यू स्टेबलाइजर्स हैं जो एक स्टेडी कैश फ्लो देते हैं। राइट, स्टेडी कैश फ्लो। अगर हम फाइनेंशियल रियलिटी की बात करें तो FY26 में इनकी टोटल सेल्स 28,966 करोड़ थी और सिर्फ Q4 FY26 की सेल्स 6,406 करोड़ थी। हाँ, और Q1 की ग्रोथ कंप्लीटली समर डिमांड पर रिलाई करती है। पर मैंने एक चीज नोट की, इनकी रियलाइजेशन ग्रोथ लॉन्ग टर्म PPA से कैप्ड है, लेकिन मर्चेंट सेल्स इन्हें प्रीमियम अपसाइड देते हैं, राइट? एग्जैक्टली। लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स डाउनसाइड प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जब समर डिमांड पीक करती है तो ओपन मार्केट यानी मर्चेंट सेल्स में पावर प्रीमियम रेट पर बिकती है। ये प्रीमियम मार्केट ही तो सबसे बड़ा गेम है आजकल, जो हमें सीधा स्लाइड 4 पर ले जाता है। सेक्टर डायनामिक्स हेविली फेवर इंटीग्रेटेड प्लेयर्स विद मर्चेंट कैपेसिटी। तो मार्केट इंटीग्रेटेड प्लेयर्स को इतना पसंद क्यों कर रहा है? इसके पीछे 3 मैसिव टेलविंड्स है। पहला है बेस लोड एक्सपेंशन। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक लगभग 30% EV पेनिट्रेशन हो। वाओ, 30% इज ह्यूज। बिल्कुल। दूसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डेटा सेंटर्स का बूम आ रहा है और मार्च 2027 तक इनकी पावर रिक्वायरमेंट 2100 मेगावाट्स तक हिट करने का अनुमान है। और तीसरा है ग्रिड पॉलिसी। 2032 तक 1.91 लाख सर्किट किलोमीटर्स ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने का प्लान है। तो डिमांड की तो डेफिनेटली कोई कमी नहीं है, पर एक हेडविंड भी तो है इस स्लाइड पर, फ्यूल वॉलेटिलिटी। ये गैस मार्केट इंस्टेबिलिटी का क्या चक्कर है? देखिए, लीडिंग इंडिकेटर यही है कि जैसे ही समर टेम्परेचर बढ़ता है, पावर डिफिसिट्स भी बढ़ते हैं। अगर गैस महंगी हो गई तो मर्चेंट कैपेसिटी होने के बावजूद आप पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे एग्रेसिवली। सही बात। अब देखते हैं कि कंपनी इस डिमांड को मीट करने के लिए क्या कर रही हैं। स्लाइड 5 पर आते हैं। द 15 गीगावाट्स पिवट, ट्रेसिंग द कैपेसिटी डेवलपमेंट पाइपलाइन। ये मैसिव स्केल अप क्या है? अभी इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी 5.1 गीगावाट है
और ब्रॉडली टोटल कैपेसिटी 7,992 MWP है, जिसमें लगभग 61% रिन्यूएबल्स हैं, यानी 4,900 MWP। ओके, तो 15 गीगावाट तक कैसे पहुंच रहे हैं ये लोग? इनका जो फ्यूचर पाइपलाइन है वो 12.05 गीगावाट जनरेशन का है, जिसमें ये लगभग 3.96 गीगावाट नए रिन्यूएबल्स और 1.6 गीगावाट कोल कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ 3 गीगावाट का पम्प्ड स्टोरेज पोर्टफोलियो भी है। 3 गीगावाट का पंप स्टोरेज, लेकिन एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स भी तो होंगे ना इतने बड़े पिवट में? बिल्कुल। एनालिस्ट बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं दो चीजों को। पहला, सोलर मॉड्यूल सप्लाई चेन्स कहाँ अटकेंगी, और दूसरा, पम्प्ड स्टोरेज के लिए लैंड एक्विजिशन में कितनी डिले होगी। क्योंकि कोई भी डिले सीधा इनके मार्जिन्स पर असर डालेगा, और मार्जिन्स ऑलरेडी प्रेशर में हैं। अगर हम स्लाइड 6 देखें, एलिवेटेड गैस प्राइसेस थ्रेटन टू कंप्रेस ऑपरेटिंग मार्जिन्स, तो यहाँ एक बड़ा रिस्क दिख रहा है। सही कहा। OPM Q1 FY26 और पिछले साल के FY26 एवरेज में 19% था, लेकिन Q4 FY26 में ये गिरकर 18% पर आ गया था। आई सी। और इसको हम द गैस डैग कह सकते हैं, राइट? या अप्रैल से जून 2026 यानी Q1 FY27 में नेचुरल गैस प्राइसेस काफी एलिवेटेड रहे हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट इनके 2730 MW गैस फ्लीट पर आता है, जिसमें SUGEN, यूनोसुजेन और डिजेन प्लांट्स आते हैं। जबकि इनका कोल एंकर 362 MW का AMGen प्लांट है। तो Q1 की प्रोजेक्शन क्या लगती है आपको? अगर गैस इतनी महंगी रही कि प्लांट्स फुल यूटिलाइजेशन पर चल नहीं पाए, तो एक्सपेक्ट कीजिए कि EBITDA मार्जिन्स 18 से 19% की रेंज में स्टैग्नेट या कंप्रेस हो जाएंगे। हाँ, ये डेफिनेटली एक बड़ा डेंजर है। ओके कम्युनिटी, हम अपने एनालिसिस के मिड पॉइंट पर हैं और फाइनेंशियल्स का सबसे बड़ा हिस्सा अभी आने वाला है, पर उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड हाइप द एनालिसिस। हाँ, सभी लोग जरूर लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे वुल्फ आउट ट्रेडर्स टीम के घंटों की रिगरस रिसर्च और एनालिसिस एफर्ट को रिवॉर्ड करता है और हमें मोटिवेट करता है आपको और ऐसी हाई क्वालिटी एनालिसिस डिलीवर करने के लिए। तो प्लीज हाइप द वीडियो। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। यस, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। स्लाइड 7 देखिए, रोबस्ट ऑपरेटिंग कैश कवर्स अग्रेसिव कैपेक्स ड्रेन। इनका कैश फ्लो कैसा चल रहा है? इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी CFO एक बहुत रोबस्ट फिगर है, 5,464 करोड़ रुपीस का, जो कि FY25 के 4,805 करोड़ से ऊपर है। और इनके डेटर डेज बहुत एफिशिएंट है, सिर्फ 29। मतलब इनको 29 दिन में अपना पैसा वापस मिल जाता है। पर वेट, एक दूसरा फिगर भी है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव 8,088 करोड़ है। ये तो अग्रेसिव कैपेक्स ड्रेन लग रहा है। बिल्कुल, और इसकी वजह से इनका फ्री कैश फ्लो यानी FCF नेगेटिव 2,156 करोड़ चला गया है। FCF नेगेटिव है, फिर तो ये प्रॉब्लम है ना? उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो इतना स्ट्रांग है कि वो इस केपेक्स को इजीली फंड कर सकते हैं। उन्हें इमीडिएट एक्सटर्नल इक्विटी फंडिंग लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे शेयर्स डिल्यूट हो। अच्छा, मतलब बिना इक्विटी डाइल्यूशन के इंटरनल फंडिंग हो रही है। दैट मेक्स सेंस। चलिए स्लाइड 8 देखते हैं। Q1 सीजनैलिटी सेट्स अ हाई बेंचमार्क फॉर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? हिस्टोरिकली Q1 और Q2 उनके स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर्स होते हैं, क्योंकि इंडियन समर कूलिंग और इंडस्ट्रियल लोड दोनों हाई होते हैं। तो बीट करने के लिए बेंचमार्क नंबर्स क्या हैं? इन्हें बेसिकली बेस क्वार्टर को बीट करना है, जो है Q1 FY26 यानी जून 2025। उस क्वार्टर में सेल्स 7,906 करोड़ थीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,483 करोड़ था और नेट प्रॉफिट 742 करोड़ था। वाओ, उनको बीट करना आसान नहीं होगा। और मैनेजमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, वो हमें स्लाइड 9 पर पता चलेगा। द एनालिस्ट क्लिपबोर्ड, की मैनेजमेंट गाइडेंस टू वॉच। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले FY26 में मैनेजमेंट ने एक मैसिव 200% डिविडेंड पे आउट दिया था, यानी 20 रुपए पर शेयर। इतना हैवी केपेक्स और फिर भी 200%, ये तो सॉलिड कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो एनालिस्ट किन 3 चीजों पर नजर रखे हुए हैं? पहला है केपेक्स डिप्लॉयमेंट स्केड्यूल। उन्हें 30,000 करोड़ एक्सपेंशन की एग्जैक्ट टाइमलाइंस चाहिए। राइट। और दूसरा है नभा पावर इंटीग्रेशन, जो 1,400 MW का एक्विजिशन हुआ था, उसकी फाइनेंशियल टाइमलाइंस क्या है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, डेट टू इक्विटी ट्रेजेक्ट्री।
ओ हाँ, डेट भी तो बढ़ रहा है। बोरोइंग्स FY25 में 8,840 करोड़ थी, जो FY26 में बढ़कर 13,971 करोड़ हो चुकी हैं। तो पीक डेट लेवल्स कहाँ जाएंगे, ये जानना बहुत क्रिटिकल है। पॉलिसीज एंड नॉर्मलाइज्ड टैक्स रेट्स, यहाँ पॉलिसी टेलविंड्स क्या है? कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज हैं, जैसे यूनियन बजट 2025-26 में ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज के लिए सपोर्ट, और पीएम सूर्या घर योजना जिसने डिमांड को बूस्ट किया है। पर यहाँ एक मॉडलिंग अलर्ट क्या है? ये बहुत बड़ा अलर्ट है। देखिए, FY25 फाइनेंशियल्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड थे। उनका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 3,059 करोड़ दिख रहा था, जबकि FY26 में वो 2,514 करोड़ था। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां एक वन टाइम डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिवर्सल था 637 करोड़ का। अच्छा, तो वो नॉर्मल इनकम नहीं थी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए एनालिस्ट्स को Q1 FY27 मॉडल करते वक्त एक नॉर्मलाइज्ड 25 से 26% टैक्स रेट अज्यूम करना चाहिए, वरना अर्निंग्स मिस इंटरप्रेट हो सकती हैं। गुड कैच। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। स्लाइड 11, सेक्टर वैल्यूएशन जस्टिफाइड बाय सुपीरियर कैपिटल एफिशिएंसी। ये अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हैं? What's fascinating here is कि टोरेंट का PE 31.14 है, ROCE 13.66% है और OPM 19% है। अगर टाटा पावर से कंपेयर करें तो उनका PE 31.06 है, ROCE 10.53% है और OPM लगभग 15% है। यानी वैल्यूएशन पैरिटी पर है, पर टोरेंट की कैपिटल एफिशिएंसी सुपीरियर है। एग्जैक्टली। अगर अदानी पावर देखें तो ROCE 17.22% है, जो कि हायर है, पर उनका PE 28.60 है, क्योंकि उनके पास वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी नहीं है। और CSC एक स्लोअर ग्रोथ वैल्यू प्ले है 14.24 के PE पर। तो टोरेंट को जो ये 31x का मल्टीपल मिल रहा है, वो इफेक्टिवली उनकी रिन्यूएबल पाइपलाइन और डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी की प्राइस है। हाँ, कंप्लीटली जस्टिफाइड लगता है उनके फंडामेंटल्स को देखकर। ठीक है, फंडामेंटल से अब थोड़ा चार्ट्स पर आते हैं। स्लाइड 12, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंसोलिडेशन, अवेटिंग एंड अर्निंग्स ब्रेकआउट। टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं अभी? देखिए, 31 जुलाई 2026 तक करंट प्राइस 1413.3 है। चार्ट पर इमीडिएट रेजिस्टेंस 1480 से 1500 के बीच में है। और सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट जोन 1360 से 1400 तक है। अभी वॉल्यूम काफी ड्राई है, जिसका मतलब एक बड़ा इम्पेंडिंग पोस्ट अर्निंग्स ब्रेकआउट आ सकता है। मतलब मार्केट अभी न्यूट्रल है, पर अगर 1480 के ऊपर हैवी वॉल्यूम में ब्रेक करता है तो प्राइमरी बुल ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। बिल्कुल। और इस मूवमेंट को ड्राइव करेंगे कुछ रिस्क एंड रिवॉर्ड सिनेरियोज, जो स्लाइड 13 पर है। द Q1 रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स, बुल वर्सेस बेयर आर्ग्यूमेंट्स। तो एक बैलेंस व्यू लेते हैं। बुल केस क्या है यहाँ? बुल केस कहता है कि अगर समर हीट वेव्स के चलते वॉल्यूम अपसाइड आए और जो 3.96 GW रिन्यूएबल और 3 GW पंप स्टोरेज पाइपलाइन है, उसकी टाइमलाइंस एक्सेलरेट हो जाएं, तो एक मैसिव टर्मिनल वैल्यू अपग्रेड मिल सकता है। साउंड सॉलिड, लेकिन व्हाट गोज रॉन्ग? बेयर केस क्या बोलता है? बेयर केस में मार्जिन कंप्रेशन सबसे बड़ा रिस्क है। अगर गैस प्राइसेस फोर्स करती हैं सब ऑप्टिमल PLF, तो OPM 18% के नीचे जा सकता है। और दूसरा है डेट बर्डन। हाँ, 30,000 करोड़ कैपेक्स के लिए हैवी बोरोइंग होगी। एग्जैक्टली। FY26 में ही इनका इंटरेस्ट बर्डन 934 करोड़ था, तो बढ़ता इंटरेस्ट बहुत बड़ा बेयर आर्ग्यूमेंट है। तो अब इन आर्ग्यूमेंट्स को क्वांटिफाई करते हैं प्रोबेबिलिटीज के साथ। स्लाइड 14, पोस्ट अर्निंग सिनेरियोज, प्रोबेबिलिटीज एंड प्राइस टारगेट्स। एनालिस्ट्स एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? 3 सिनेरियोज हैं। पहला ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, जिसकी 25% प्रोबेबिलिटी है। इसमें हम एक्सेप्शनल वॉल्यूम और मर्चेंट प्राइसेस एक्सपेक्ट करते हैं। फॉरकास्ट है रेवेन्यू 8,400 करोड़ और OPM 20%, टारगेट 1,750 निकल कर आता है। ओके, और बेस केस जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? हाँ, बेस केस 60% प्रोबेबिलिटी पर है। इसमें स्टेडी ग्रोथ होगी, गैस ड्रैग को रिन्यूएबल्स ऑफसेट कर लेंगे, रेवेन्यू लगभग 8,100 करोड़, OPM 18.5% से 19% और टारगेट 1,550 रहेगा।
और वर्स्ट केस? पेसिमिस्टिक सिनेरियो सिर्फ 15% प्रोबेबिलिटी का है। इसमें सिवियर मार्जिन कंप्रेशन है, रेवेन्यू 7,600 करोड़, ओपीएम 17% और प्राइस टारगेट 1250 तक गिर सकता है। तो इतने डेटा पॉइंट्स और प्रोबेबिलिटीज को सुनने के बाद सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हम आखिरी स्लाइड पर हैं, स्लाइड 15, फाइनल वर्डिक्ट। मीडियम टर्म पाइपलाइन आउटवेज शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर। इनकी ट्रिगर्स को ट्रैक करेगा। रेवेन्यू, EBITDA, PAT, EPS 527 गाइडेंस और थर्मल फ्यूल कॉस्ट्स। और इन सब को मिलाकर फाइनल व्यू बॉक्स क्या बन रहा है? फाइनल व्यू बॉक्स की बायस बुलिश लीनिंग और कंस्ट्रक्टिव है। देखिए, शॉर्ट टर्म गैस मार्जिन प्रेशर जरूर है, लेकिन उनका जो 12 गीगावाट और 3 गीगावाट स्टोरेज पिवट है और उसके साथ सुपीरियर कैश फ्लो, ये सब इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बाकी सब मैनेजमेंट गाइडेंस पर डिपेंड करेगा। एक्सीलेंट ब्रेकडाउन। तो हमने पूरी पिक्चर कम्युनिटी के सामने रख दी है बिना किसी रिकमेंडेशन के। बिल्कुल। ज्वाइन द पैक। अगर आप लोगों को हमारा ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें वुल्फ आउट ट्रेडर्स को। और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। यस, एंड इफ दिस वीडियो साउंड्स यूजफुल, प्लीज हाइप इट यूजिंग यूट्यूब्स हाइप फीचर। इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। और हाँ, community, please like the video and then comment with your stock market related suggestions. अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक स्टॉक पर हम हाई प्रायोरिटी में वीडियो बनाएं तो आप सुपर थैंक्स का फीचर यूज कर सकते हैं। रूल सिंपल है, 1 super thank equals 1 stock analysis. Simply click the super thanks button and comment stock name to get on the top of priority list. अपने टॉपिक्स हम तक पहुंचाएं। Help us direct our Jagran to where it counts. ये सारी इंटरैक्शंस हमारी कम्युनिटी की फाइनेंशियल नॉलेज को नेचुरली ग्रो करने में मदद करती हैं। सीखते रहिए और एनालाइज करते रहिए। Stay disciplined, stay sharp. Wolf out.